हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर द डायरेक्टरशिप। इसमें क्या है, बेसिकली देखा जाए तो जब हमने रिटायरमेंट बाय रोटेशन में हमने किया था कि जो डायरेक्टर्स जो हैं, हमने पहले करा था कि 2/3 होते हैं वो लाइबल होते हैं, उनमें से हम 2/3 को में से हम जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं, उनको हम नहीं लेते हैं। उसके बाद हमने किया था कि 2/3 में जितनी भी हमारे पास एक नंबर आ जाएगा उसका 1/3 जो है हम रिटायर कर देते हैं। और यहाँ पर है कि जैसे हमने वहाँ पर किया था कि जो रिटायर हो रहे हैं डायरेक्टर, आप उनको रीअपॉइंट भी कर सकते हो। वहाँ पर हमने कुछ एक्सेप्शंस करी थी कि हाँ, अगर वो डायरेक्टर खुद ही ना बनना चाहे या उसको बैकडोर एंट्री नहीं मिल सकती, कुछ कुछ एक्सेप्शंस थी। यहाँ पर है कि अगर उन रिटायरिंग डायरेक्टर्स के अलावा, आप पॉइंट समझ रहे हो, टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप, उन अधिकार, राइट ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स के अधिकारों की बात करी गई है अदर देन द रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर द डायरेक्टरशिप। ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि हाँ, वो बंदा who is not a retiring director is also eligible to stand for directorship। अगर कोई बंदा रिटायर नहीं हो रहा तो भी वो भाई एलिजिबल है डायरेक्टरशिप के लिए। सेक्शन 160 ऑफ द एक्ट एंड द रूल 13 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014 contain provision in this respect। These are discussed as under requirement of the written notice। पर्सन हु अप्लाइज हिज कैंडिडेचर एज अ डायरेक्टर। इन्होंने क्या कहा है कि वो पर्सन, सबसे पहले तो एक रिटर्न नोटिस की इन्होंने रिक्वायरमेंट कहा है कि जो भी बंदा अप्लाई करेगा कैंडिडेचर, जिसने जो अप्लाई कर रहा है अपने कैंडिडेचर का कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, वो अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, वो एलिजिबल होगा हर जर्नल मीटिंग, एट एनी जर्नल मीटिंग, किसी भी जर्नल मीटिंग में, वेदर एजीएम हो या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग हो, इफ ही हैज गिवन अ नोटिस इन राइटिंग, अगर वो नोटिस दे देगा और उसके हाथ का लिखा हुआ जो सिग्निफाई करेगा उसका कैंडिडेचर एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। 14 दिन पहले। पता क्या है, मैं ना आपको इसका फंडा बताती हूँ। अभी ना हमने नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारे पास अभी बोर्ड मीटिंग्स का, उसमें ना दिया होगा कि नोटिस आपको कितने दिन पहले देना चाहिए। मीटिंग जब आप रखते हो ना, तो मीटिंग उसमें आएगा कि नोटिस ना 7 दिन पहले देना चाहिए। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखो तो नोटिस को देने की 7 दिन ही, मतलब यूजुअली जो पैटर्न होता है वो 7 दिन का ही होता है। तो ठीक है, इन्होंने यहाँ पर 14 दिन क्यों रखा है? इन्होंने भाई अगर ये 14 दिन पहले लेंगे तभी तो ये उसके ऊपर देख के बहाल के जो भी इनको सही लगेगा 7 दिन आगे उनके पास भी तो होंगे ना फर्दर। समझ रहे हो ना। तो इन्होंने क्या किया कि वो पर्सन जो अप्लाई करता है ना, वो क्या एलिजिबल होगा, अगर वो कब एलिजिबल होगा, अगर वो नोटिस दे देता है राइटिंग में, उसके हाथ का लिखा हुआ जो कि सिग्निफाई करता है उसके कैंडिडेचर को डायरेक्टर बनना चाहता है, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से 14 दिन पहले। और कहाँ पर? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ध्यान देने वाली क्या बात है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी 14 दिन पहले, और उसके हाथ का सिग्निफाई करे जो इसका कैंडिडेचर। ठीक है। उसके बाद है मेंबर हु इंटेंड्स टू प्रपोज अदर पर्सन फॉर डायरेक्टरशिप। इसमें क्या है, instead of our person, some other member of the company who intends to propose such other person as a director can also give a written notice to at the registered office of the company signifies his intention to propose the other person as a candidate for the directorship at least 14 days before the meeting। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर हमने कहा कि बंदा खुद दे रहा है। कोई और बंदा है, मेंबर का पर्सन है जो प्रपोज करता है या प्रपोज करना चाह रहा है किसी को एज अ डायरेक्टर, वो भी एक रिटन नोटिस दे सकता है। ठीक है ना। वो भी कहाँ देगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में, वो भी 14 डेज। बस वहां पर वो सिग्निफाई करा था अपना कैंडिडेचर, यहाँ पर ये अपनी इंटेंशन बताएगा, जिसमें ये प्रपोजल रखेगा कि हाँ, ये बंदा जो है ये कैंडिडेट बन सकता, ये मैं इसको डायरेक्टरशिप के लिए एज अ कैंडिडेट इसको मैं प्रपोज कर रहा हूँ। समझ गए। लेकिन मेंबर ऐसे नहीं ऐरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी आए और भाई प्रपोजल डाल दिया, यहाँ पर मेंबर है। वहां पर अदर देन टाइम डायरेक्टर कोई भी बंदा था भी, अगर आपको जो भी पर्सन है यहाँ पर था कोई भी, कि उसको अपनी कैंडिडेचर देनी है, अपने हाथ की सिग्निफाई कर रही है जो उसकी 14 दिन पहले, वही रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ पर भी 14 दिन है, यहाँ पर भी रजिस्टर्ड ऑफिस है। बस यहाँ पर मेंबर जो है वो उसकी इंटेंशन है प्रपोज करने की। यहाँ पर, यहाँ खुद था, यहाँ पर मेंबर प्रपोज कर रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने डिपॉजिट की अमाउंट बताई है।
इन्होंने कहा है कि जो रिटन नोटिस होगा वो अकम्पनीड होगा 1 लाख का डिपॉजिट या फिर अगर हायर अमाउंट भी हो सकती है। तो यहाँ पर वैसे बच्चों को याद रहता है 1 लाख का, तो आप ध्यान में रखना 1 लाख और सच हायर अमाउंट एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर हायर अमाउंट है तो हम हायर ले लेंगे, ठीक है ना, अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो। तो एक्सेप्शंस क्या हैं? कब अप्लाई नहीं होगा? किस चीज़ के ऊपर? डिपॉजिट के ऊपर। डिपॉजिट की ज़रूरत कब नहीं है? हम ऐसे भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, अगर कोई डायरेक्टर को रेकमेंड कर देती है एनआरसी कमेटी, भाई अब एनआरसी कमेटी आप इतनी आपको इसके बारे में भी आगे फर्दर चैप्टर डिटेल में आएगा। एनआरसी कमेटी अब आपने रखी हुई है और वो आपको कोई डायरेक्टर को रेकमेंड कर रही है, तो भाई डिपॉजिट किस चीज़ का? ठीक है ना? ये एक्चुअल में ना मैं आपको बताऊँ, जो ये डिपॉज़िट्स वग़ैरह होते हैं ना, ये बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि जो बंदा है ना वो, मतलब कि ऐसे तो कोई भी कह दे कि मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ। तो अगर भाई किसी को लगता है कि हाँ, मैं बन सकता हूँ ना, वही पे करता है। और उसका भी है कि फिर आगे अब मैं अभी आएगा हमको कि 25% से ज़्यादा अगर वोटें मिल जाती हैं तो उसके पैसे वापस कर देते हैं वो। मतलब बंदे में दम तो होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, ऐसे तो नहीं मैं भी और इंडिपेंडेंट देखो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भाई एक्सपर्टाइज बंदा होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई भी ऐरा गैरा है, तो उसके लिए नहीं ज़रूरत रखी इन्होंने, ठीक है? और इसके लिए भी नहीं रखी ना, अगर एनआरसी ने रेकमेंड कर दिया या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड कर दिया। अब एनआरसी कमेटी है नहीं और डायरेक्टर्स ने रेकमेंड कर दिया बोर्ड में, तो भी अच्छा। The company shall inform its members regarding the candidature of a person for the office of the director in accordance with the manner prescribed in Rule 13 of the Companies Act। या क्या दिया इसमें, जो कंपनी है वो क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी मेंबर्स को अब उसके कैंडिडेचर के रिगार्डिंग पर्सन की, ठीक है ना। अब कंपनी भी तो कोई एक्शन लेगी ना, अपने मेंबर्स को बताएगी कि हाँ ये आया है हमारे पास, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग जो कंपनी है वो इन्फॉर्म कर देगी उस कैंडिडेचर के बारे में, ठीक है। और कैसे करेगी? चाहे तो वो वेबसाइट पे डाल दे कैंडिडेचर को, ठीक है, चाहे इंडिविजुअल नोटिसेस कर दे, ठीक है। इंडिविजुअल नोटिसेस में इन्होंने ईमेल ले ली, कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए राइटिंग ले लिया, आगे है वेयर देयर इज नो नीड टू सर्व नोटिसेस इंडिविजुअली। अब कहते नहीं जरूरत अगर इंडिविजुअली सर्व करने की नोटिस, अगर if it advertises such candidate not less than 7 days before the meeting at least once in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated। ठीक है, देखो वर्नाकुलर होता है कि रीजनल लैंग्वेज, आपकी जिस लोकल लैंग्वेज जहाँ की आपका रीजनल रीजन है जहाँ पर। अब इन्होंने हमको देखो स्पष्ट शब्दों में अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई कि कौन है जो राइट क्या है पर्सन्स के पास कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स के अलावा जिनको डायरेक्टर बनना है, अगर बंदे को खुद बनना है तो लिखित में देगा और ऑफ कोर्स 14 दिन पहले देगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में दे देगा। किसी को लगता है मेंबर को तो वो प्रपोज कर देगा, तो वो इंटेंशन लिख देगा, 14 दिन पहले लिख देगा। इन्होंने रिक्वायरमेंट भी दे दी कि 1 लाख है। फिर इन्होंने कह दिया कि ठीक है एनआरसी और इंडिपेंडेंट कोई डायरेक्टर है या फिर बोर्ड ने रेकमेंड किया है तो हम नहीं लेंगे। अच्छा, फिर इन्होंने ये कह दिया कि जो कंपनी है वो इन्फॉर्म करती है कैंडिडेचर के बारे में। अब देखो अब जो उसके मेंबर्स हैं, है ना, वो भी तो कुछ मीटिंग में कुछ डिसीजन लेंगे, तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देगी कि भाई ऐसे करके ना हमारे पास कैंडिडेचर आया है, तो उससे 14 दिन पहले ले लेती है ताकि 7 दिन पहले वो जनरल मीटिंग के अपने मेंबर्स को सब कुछ बता दे। तो वो मेंबर्स को कैसे बताएगी, या तो वो इंडिविजुअल नोटिस बताएगी या फिर वेबसाइट पे डाल देगी, ठीक है। अब वेबसाइट पे डाल सकते हैं, उसके बाद इन्होंने कहा कि कब इंडिविजुअल बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ फिर जब 7 दिन से पहले पहले, इन्होंने कहा अगर 7 दिन से पहले पहले एक बार एक लोकल न्यूज़पेपर जो कि एक रीजनल न्यूज़पेपर है, उसकी जो प्रिंसिपल जो उसकी लैंग्वेज में जो है डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जो जहां पर उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस जो सिचुएटेड है, वहां पर वो एक बार अखबार में निकलवा दे, या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर में जो एंड है, नॉट या, उसके साथ
एटलीस्ट वंस इन एन इंग्लिश न्यूज लैंग्वेज, इन इंग्लिश न्यूज़पेपर जो कि सर्कुलेट होता है। तो उसको रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के दोनों न्यूज़पेपर्स में अगर वो एडवर्टाइज कर देता है, ठीक है ना, तो जरूरत नहीं है। ठीक है, रिफंड ऑफ डिपॉजिट आ गया। इन्होंने इसमें कहा है कि जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो रिफंड होगा टू द मेंबर, जो पर्सन है अगर सिलेक्ट हो जाता है एंड मोर देन 25% ऑफ, देखो मैंने बोला था ना, अगर 25% से ज़्यादा अगर उसको वोट्स मिल जाती है तो भाई बंदे में कुछ तो दम था। ऐसे तो कोई भी कह दे मैं भी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, क्या पता तुक्का ही जगह है, क्या पता मैं जाकर ही मैं मजे ही ले लूंगा मीटिंग, ऐसा थोड़ी ना होता। तो उससे 1 लाख रुपया ले लेते हैं। अब अगर तो भाई तेरा 25% से ऊपर वैलिड वोट्स हो गई तो भाई तेरे को पैसे वापस कर देंगे हम। और अगर आपकी कम है तो भाई कोई पैसे नहीं मिलेंगे, फिर कुछ नहीं वापस मिलने वाला। ठीक है ना, फिर कोई फीस रिफंड नहीं होगी आपको। ये तो रिटायरिंग डायरेक्टर का ठीक है, हमने कर ही लिया कि जो रिटायरिंग बाय रोटेशन होते हैं। और ये भी हमको पता है कि रोटेशनल और नॉन रोटेशनल वाले डायरेक्टर्स होते हैं, सारे डायरेक्टर्स रिटायरिंग नहीं होते। ये देखो एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर होते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं, ये तो फिजल, ये तो अपॉइंटेड होते हैं फिल करने के लिए कैजुअल वैकेंसी को। तो ये तो रेगुलर डायरेक्टर हो गए। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये दिया है, जैसे हमने वो 1 लाख वाला पॉइंट किया था ना, अगर निजी कंपनी है तो उसको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी है। यहाँ पर है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो 1 लाख रुपया है सेक्शन 8 कंपनी से वो फॉरफिट कर लिया जाए या रिफंड कर दिया जाए, अगर 25% वोटें नहीं मिलती सेक्शन 8 कंपनीज में। बोर्ड की वो करेगा, अपना डिसीजन लेगा, डिसाइड्स। एग्जाम्पशन दे दिए इन्होंने, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, ये हमारा हो गया है। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पशन दी है सेक्शन 8 कंपनीज को जिनकी आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर इलेक्शन बाय डायरेक्टर्स बाय बैलेट, और वो डिफॉल्ट वाली तो कंडीशन नहीं रहेगी 137 और सेक्शन 92 की। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, इसमें पता क्या है, एज द नेम सजेस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। पता क्या होता है, अब जो छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं, छोटे नॉट इन हाइट छोटे मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स नहीं है। बहुत सारे देखो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कम अमाउंट के शेयर्स होते हैं, तो क्या, तो मतलब उनकी वैल्यू नहीं है भाई, मतलब बड़े अपने अकॉर्डिंगली नाचने जाएंगे। तो यहाँ पर लॉ में उनके लिए एक जगह दी है, उनको बोला कि आप ऐसे करो, अपने लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लो जो तुम्हारे हक की लड़ाई करे, जो तुम्हारा भी हित सोचे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा जो डायरेक्टर्स हैं वो बड़ी मछलियों के बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं, तो आप अपना एक डायरेक्टर खुद का रखो, है ना। तो इन्होंने इसका टॉपिक को दे दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो लिस्टेड कंपनी है उसका एक डायरेक्टर जो है इलेक्ट करवा सकते हैं, इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब उनको एक डायरेक्टर बहुत है जो बीच में भाई उनके हित के लिए बात करे, बोले, वो उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिस्टेड कंपनी की, ताकि उनकी जो आवाज़ है वो इफेक्टिवली लिसन की जाए, सुनी जाए, उनकी बातें उनको नज़रअंदाज ना किया जाए। अच्छा, ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इनके पास 20,000 तक के शेयर्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना।
और कोई सम भी प्रिस्क्राइब किया हो सकता है, वैसे एक बार 20,000 है यहाँ पर। उसके बाद है मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 7 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड द क्वालिफिकेशन रूल्स ऑफ दिस प्रोविजन डिस्कस बिलो। कैसे अपॉइंट करना होता है, इन्होंने कहा कि या तो देखो ध्यान से सुनना, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, स्मॉल शेयर होल्डर कौन हो गया, जिसके पास 20,000 और उससे कम, नॉट ज्यादा, 20,000 तक के बोल लो, 20,000 तक के जिसके पास की शेयर्स हो, ठीक है। और ऐसे अगर 1,000 हो जाए, समझ रहे हो, ऐसे अगर 1,000 हो जाए, किसी पास 10,000 है, किसी पास 15,000 के, किसी पास 8,000 के, तो 20,000 तक के जिनके पास है, ऐसे जब 1,000 शेयर होल्डर्स हो जाए, या फिर जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं, अब भाई हो सकता है कि बड़ी मछलियां बहुत ज्यादा ली बैठी हो और 1,000 शेयर होल्डर्स ना ही बने, है ना, तो इन्होंने कर दिया 1/10 कि टोटल नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स है ना उसका 1/10, इसीलिए विच एवर इज लोअर। अब हो सकता है छोटे छोटे बहुत ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, तो ये स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं, ये अपना खुद का, जो इनके लिए, इनके हक के लिए लड़ता है। और जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, वो मे ऑप्ट टू हैव अ डायरेक्टर ऑन सू मोटो रिप्रेजेंटिंग, हो सकता है कि अपने आप वो ऑप्ट कर ले, अपने सुओ मोटो रिप्रेजेंट करे, सुओ मोटो मतलब अपने अपने तरफ से वो कर ले कि इन सच अ केस द प्रोविजंस below in point second shall not apply for appointment of such director serving of notice by the, हाँ ठीक है, अगर तो खुद से कंपनी करे तो जरूरत नहीं है, अदरवाइज इन्होंने बताया है कि स्ट्रेंथ चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने प्रोविजंस बताई हैं, सबसे पहले हमें स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ बता दी 1/10 या 1,000 विच एवर इज लोअर। सर्विंग बता दी, भाई क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं इंटेंडिंग टू प्रपोज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट के लिए वो नोटिस देंगे उसकी इंटेंशन का। वहां पर हमने देखो किया था कि या तो बंदा खुद देता है या कोई मेंबर प्रपोज करता है, यहाँ पर स्मॉल शेयर होल्डर्स को चाहिए ना, स्मॉल शेयर होल्डर्स भी है तो मेंबर्स ही देखा, तो हमने वहां पर क्या किया था कि जो मेंबर है वो उनकी वो अपनी इंटेंशन देगा कि मैं इसको डायरेक्टर के लिए, किसके कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, प्रपोज कर रहा हूँ उसका। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो इंटेंशन बताएंगे, वहां पर भी 14 दिन थे, यहाँ पर भी 14 दिन है, ठीक है ना। और स्पेसिफाई होगा बिफोर द मीटिंग, सिग्नेचर होंगे, स्पेसिफाई करेंगे जो कि नाम, एड्रेस, वही शेयर्स कितने हैं उसके पास, फोलियो नंबर पर्सन का जिसका नाम प्रपोज है, ठीक है ना, डायरेक्टर की पोस्ट के लिए आप जिसको कर रहे हो, और एंड ऑफ द शेयर होल्डर्स का भी, उनका भी सारा कुछ चाहिए जो प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन है, अगर इफ द पर्सन बीइंग प्रपोज्ड डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको उन्होंने प्रपोज किया हो उसके पास कोई शेयर्स ही ना हो, तो ठीक है फिर छोड़ दो। अगर कई बार कोई चीज ऐसी होती है जो नहीं हमारे पर एप्लीकेबल होती तो हम छोड़ देते हैं, तो डिटेल्स जो है वो आप ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है भाई, अगर आप मेंबर उसमें से है ही नहीं। स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड विद द नोटिस, स्टेटमेंट कौन सी लगेगी, डिन, कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, कंसेंट उसकी, ये तो जरूरी, ये तो हमने वहां पर भी किया था कि अगर हमने जब एडजर्न्ड वाला किया था ना टॉपिक, तो उसमें हमने किया था कि एडजर्न्ड हो जाती है मीटिंग, और एडजर्न मीटिंग में सेम टाइम सेम प्लेस और जो नेक्स्ट वीक का सेम डे हो जाती है, और अगर पब्लिक अगर नेशनल हॉलीडे हो तो हमने किया था कि नेक्स्ट जो वर्किंग डे होता है उसमें ले लेते हैं जो भी, ठीक है ना। और वहां पर हमने कहा था कि अगर सेकंड मीटिंग में भी नहीं फैसला ले पाती कंपनी के डायरेक्टर्स की कौन होगा तो उसी को ही मान लेते हैं, लेकिन वहां पर एक्सेप्शन डाल दी थी, क्या एक्सेप्शन डाल दी थी भाई, वो बंदा खुद ही नहीं काम करना चाहता या कोई डिस्क्वालीफाई अट्रैक्ट करा बैठे, वही यहाँ है, तो यहाँ पर अनेक्स उसको क्या करना पड़ेगा कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है और उसकी मर्जी है, उसके पास डिन है। जो डायरेक्टर है कंसिडर्ड होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मीट करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का,
और एक डिक्लेरेशन देगा अपनी इंडिपेंडेंस की, ठीक है ना, कि भी हाँ कि मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर होगा ना उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। तो अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसको कंसिडर किया जा रहा है तो ऑफकोर्स उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं किया, हमको जस्ट थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ ही आया था पीछे, बट हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो एक पर्सन होता है जो कि एक्सपर्ट बंदा होता है जिसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंटली जो अपनी एडवाइस अपने डिसीजंस बताता है। तो यहाँ पर स्मॉल शेयर होल्डर्स को के जो डायरेक्टर उन्होंने इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताया है, तो वो कहते हैं अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उसको मीट भी तो करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एंड शुड गिव अ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन भी तो देगा इंडिपेंडेंस की, ठीक है। और उसके बाद है applicability of section 152, the appointment of the small shareholders director shall be subject to the provisions of section 152 except that, जो अपॉइंटमेंट है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की वो प्रोविजंस हैं उसमें एक्सेप्ट दैट, जैसे जो डायरेक्टर है वो लायबल नहीं होगा टू रिटायर बाय, ऑफ सीधी सी बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी कहाँ लेते हैं हम, नहीं लेते हम, उसमें मना माइनस कर देते हैं अगर हमको दिया हो। Such directors tenure as small shareholders director shall not exceed a period of 3 consecutive years। हाँ, ये एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के केस में है चीज कि यहाँ पर हमने इसका जो टेन्योर है ना वो 3 इयर्स का है, ठीक है ना, वो 3 कंसेक्यूटिव इयर्स का है मैक्सिमम। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि 3 इयर्स से कम उसको ले ही नहीं सकते, मैक्सिमम 3 इयर्स का मतलब है कि 3 साल ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप, 1 साल करो, 1.5 साल करो, 2 साल करो, 2.5 साल करो, 3 साल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए लगातार, और ऐसे भी नहीं कि 1 साल अब 2 साल बाद 1 साल नहीं, मतलब कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ठीक है। और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, और एक बार उसका टेन्योर एक्सपायर हो गया ना तो वो दोबारा से एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद है अ पर्सन शैल नॉट बी appointed as small shareholders director of the company if is not eligible for appointment in terms of section 164। वही वो बंदा अगर डिस्क्वालिफिकेशन कोई अट्रैक्ट करता तो ऑफ कोर्स वो नहीं बन सकता, पता ही है। वेकेशन ऑफ ऑफिस, इसमें क्या है, कब ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, अगर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लेता है कोई, बिल्कुल नहीं हो सकता जी, डिस्क्वालिफिकेशन वाला बंदा तो हम रख ही नहीं सकते, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने कहा है इन पर्सन्स ऑफ द सेक्शन 167, फिर है अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता 149 का, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए इनको, ठीक है। एक और चीज है, जो ये स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर है ना, ये 2 कंपनीज में एक साथ काम नहीं कर सकता, मतलब 2 कंपनीज में पोजीशन एज अ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर नहीं होल्ड कर सकता ये, इन मोर देन 2 कंपनीज, इन मोर देन 2 कंपनीज, 2 मैक्सिमम 2 कंपनीज है, मतलब 2 से ज्यादा नहीं कर सकता एक ही टाइम पर, और जो 2 में करता है तो इसकी भी इन्होंने कंडीशन रखी है कि वो आपस में कंपिटिटर्स नहीं होने चाहिए, ना ही कंपीट होने, ना ही कंफ्लिक्ट हो बिजनेस का, फर्स्ट कंपनी में आपस में इनका आप कुछ लेना देना नहीं। कूलिंग पीरियड का इन्होंने लिखा है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वो अपॉइंट नहीं होगा 3 साल के बाद, जैसे उनका इन्होंने इसका दे दिया कि अभी 3 साल तक वो काम कर सकता है, ठीक है ना, तो उसके बाद है कि वो आप नहीं अपॉइंट कर सकते उसके बाद किसी भी कैपेसिटी में, किसी भी कैपेसिटी मतलब किसी भी डेजिग्नेशन पे उसको नहीं कर सकते, इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है ना। जब उसके 3 साल बीत गए उसके बाद आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और मैं इसको अगर 5 मिनट में रिवाइज करवाने की सोचूं तो 1 मिनट,
क्या किया हमने? स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में किया। स्मॉल शेयर होल्डर्स जो कि जिनके पास कि 20,000 तक के शेयर्स होते हैं बेसिकली, वो ऐसे बंदे अपने हक के लिए अपना एक वो जो होता है डायरेक्टर, उसको अपॉइंट कर लेते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये बात करेगा, ताकि हमारे अधिकार हम दब ना जाएं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ऐसे बंदे होते हैं वो क्या करेंगे, अब कोई स्मॉल शेयर होल्डर्स ऊपर भी हमने क्या था, मेंबर है वो 14 दिन पहले नोटिस दे देंगे। ठीक है। और जो 14 दिन पहले नोटिस देंगे तो उसमें इन्होंने ये भी बता दिया कि हाँ, ये एक स्ट्रेंथ वाला पॉइंट रह गया है कि 1/10 या फिर होगा 1000 नंबर ऑफ शेयर्स विच एवर इज लोअर, तो 14 दिन पहले बता देगा। और इन्होंने कहा कि आप जो है अपना सारा कुछ बताओगे उसमें कि जो प्रपोज कर रहे हैं बंदे वो उनका फोलियो नंबर और शेयर्स एड्रेस नेम वगैरह, और जिसको कर रहे हैं उसको, और स्टेटमेंट सारी अनेक्स होगी, कंसेंट उसका, डिन उसका, और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट को कंसीडर करते हैं 3 साल के लिए काम करना चाहिए, और वो नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, बिकॉज़ उसमें तो हम लेंगे ही नहीं ना उसको। उसके बाद है कि वो कोई डिस्क्वालीफाई अट्रैक्टिंग करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आ गया कि भाई यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि वो सेक्शन 167 जो है उसमें भी ऑफिस वैकेंट उसको करना पड़ सकता है, और कोई उसको अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका मीट नहीं करता तो भी वो कर सकता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे दिया इंडिपेंडेंट वाला, मैक्सिमम 2 में कर सकता है, हाँ, बशर्ते वो आपस में कंपटीटर ना हो। और कूलिंग पीरियड दे दिया है। कूलिंग पीरियड इन्होंने बेसिकली यही है कि आप एक बार हो जाओगे तो आप उसके बाद मतलब 3 साल का फिर कूलिंग पीरियड दे दिया है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। सॉरी, पहले मैंने आपको गलत बता दिया। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच ही सीजेस टू होल्ड ऑफिस। अगर जब 3 साल का कूलिंग पीरियड होगा फिर वो अपॉइंट होगा, लेकिन कुछ किसी और कैपेसिटी में, बट नॉट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। 3 साल का दे दिया टाइम, और उसके बाद वो नहीं अपॉइंट हो सकता किसी भी कैपेसिटी में 3 साल के लिए। ठीक है। और 3 साल के बाद की कूलिंग ऑफ पीरियड होगा उसका, तो ही कैन बी अपॉइंटेड इन सम अदर कैपेसिटी। ठीक है ना, बट नॉट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।